पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, करीब 2 करोड़ लोगों की मौत। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945, करीब 8 करोड़ लोग मारे गए। और अब इस्लामिक स्टेट पर हमला करने जा रहे इस रूसी विमान का मलबा सवाल पूछ रहा है कि क्या यह मलबा तीसरे विश्व युद्ध की तबाही की मुनादी तो नहीं बन जाएगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि रूस का विमान किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। यह तुर्की के उस गुस्से का शिकार बना है जो पिछले साल भर से सुलग रहा था। तुर्की का दावा है कि रूस के इस विमान को उसने इसलिए मार गिराया क्योंकि यह उसकी सीमा में दाखिल हो गया था और 100 से ज्यादा चेतावनियां देने के बावजूद वो उसकी सीमा से बाहर नहीं गया। दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसका सुखोई Su-24 विमान सीरिया में IS के आतंकवादियों पर हमला करने जा रहा था, लेकिन तुर्की ने सीरिया की सरहद के 4 किलोमीटर भीतर आकर रूस के विमान को निशाना बनाया। इल्जाम यह है कि तुर्की ने IS की मदद के लिए रूस के विमान को मार गिराया और एक पायलट की जान भी ले ली। तुर्की ने बाकायदा ताल ठोक कर रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराने की जिम्मेदारी ली और रूस तिलमिला उठा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये महज 2 देशों के आपसी दुश्मनी का मामला है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस संकट ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आशंकाएं जोर पकड़ रही हैं और हालात गवाही दे रहे हैं। संकट तब और गंभीर हो जाता है जब शक्तिशाली देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की पर निशाना साधते हुए इसे पीठ में छुरा घोंपना बताया। Today's loss is related with the stab in our back. Our plane was shot down over the Syrian territory. The air-to-air missile came from F-16 Turkish warplane. It fell on the territory of Syria, 4 kilometers away from the Turkish border. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान बताता है कि रूस गुस्से में है। तुर्की का हमला भी बताता है कि तुर्की गुस्से में है, लेकिन इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा क्यों पैदा हो गया है? इसके लिए आपको सीरिया ले चलते हैं, जिसका नक्शा अब बदल चुका है। इस इलाके में शिया शासक बशर उल असद की सरकार है, लेकिन बाकी 1/3 हिस्से पर आतंकवादी संगठन IS यानी इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया है, जो सुन्नी लड़ाकों का संगठन माना जाता है। IS के आतंकवादियों असद की सरकार का तख्ता पलट करने में जुटे हैं और यही उसका पड़ोसी मुल्क तुर्की भी चाहता है। ऐसे में सीरिया में शिया और सुन्नियों के बीच गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कुल मिलाकर 8 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 16 लाख से ज्यादा आबादी सीरिया छोड़कर भाग चुकी है। सीरिया में असद की यह सरकार ही तुर्की और रूस के बीच पिछले कई बरसों से तनाव की वजह बनी हुई है। सीरिया के तानाशाह बशर अल असद को हटाने में जुटा तुर्की को ये कतई रास नहीं आ रहा था कि रूस असद की मदद के लिए सेनाएं भेजे, लेकिन रूस ने न केवल असद की मदद के लिए सेनाएं भेजी बल्कि IS के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। रूस ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उन सभी नाटो देशों की हवाई सीमाओं का उल्लंघन भी किया जो तुर्की का साथ देते रहे थे। चुनौतियां तो बार बार देता रहा है रूस, लेकिन पहली बार तुर्की ने बोल दिया है हमला। तुर्की ने वो कर दिया है जो अब तक नेटो ने रूस के खिलाफ पिछले 65 साल में कभी नहीं किया। तुर्की ने हमला जिस ताकत के बूते किया है उसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए नेटो का गठन किया। इसका मकसद था नेटो में शामिल किसी भी देश के खिलाफ अगर कोई दुश्मन देश युद्ध छेड़ता है तो उसे पूरे संगठन के खिलाफ माना जाएगा। संगठन में शामिल सारे देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जाहिर था यह तब के सोवियत संघ के खिलाफ गोलबंदी थी। मौजूदा समय में नेटो में 28 सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका समेत तुर्की भी शामिल है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे शक्तिशाली देश भी शामिल हैं।
अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सीरिया के शिया सुन्नी झगड़े को लेकर तुर्की और रूस के बीच रिश्तों में बढ़ती खटास अगर युद्ध में तब्दील होती है तो दुनिया दो खेमों में बंटकर जंग के मैदान में कूद सकती है। संकेत लगातार मिल रहे हैं। तुर्की में रूस का विमान गिराए जाने के बाद मंगलवार को ही नेटो की आपात बैठक बुलाई गई और नेटो ने रूस को कड़ा संदेश दे दिया। तुर्की के राजदूत ने हमें घटना के बारे में जानकारी दी है। हमने तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू से चर्चा की है। तुर्की ने सदस्य देशों को रूस के विमान के मार गिराए जाने के बारे में बताया है। उस जो नेटो की सीमा का उल्लंघन कर रहा है उस पर हम पहले भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। हम पहले भी साफ कर चुके हैं कि हम तुर्की की संप्रभुता के साथ खड़े हैं और उसकी सीमा की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम नेटो के दक्षिण पूर्वी सीमा पर हो रही हलचल पर पूरी नजर रखे हुए हैं। नेटो की इस चेतावनी के अहम मायने हैं। जंग की सूरत में नेटो ने एक मोर्चे की शक्ल तो साफ कर दी है, लेकिन रूस भी अकेला नहीं रहेगा। उसके साथ कौन कौन होगा यह बताने से पहले सीरिया की एक और सूरत भी समझ लीजिए। हालात तब और डरावने होते नजर आते हैं जब खूंखार आतंकवादी संगठन आईएस पहले से ही इराक और सीरिया में इंसानों का खून बहा रहा है और पेरिस पर भयानक हमले करके उसने जतला दिया है कि इस्लाम के नाम पर वो बाकी दुनिया को भी अपने आतंक का निशाना बनाने की तैयारी कर चुका है। सीरिया की जमीन से ही पनपे आईएस ने पेरिस में 129 बेगुनाहों को मारकर दुनिया को मुस्लिम और गैर मुस्लिम खेमों में बांट दिया है। कम से कम कोशिश तो जरूर की है। अगर रूस और तुर्की लड़ाई में उलझे तो इस खेमेबंदी का असर दिखाई देगा। हालात बिगड़ रहे हैं और तनाव बढ़ रहा है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस जंग में किस खेमे में कौन सा देश शामिल होगा, तो वो भी समझ लीजिए। अगर बात सिर्फ सीरिया की करें तो लड़ाई बशर अल असद की शिया सरकार और हथियारबंद सुन्नी विद्रोहियों के बीच में है। लेकिन अगर ये जंग विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ती है तो ये महज शिया सुन्नी संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगी। पेरिस हमले के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि इस्लाम बनाम ईसाई और दूसरे धर्मों की खाई ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। ऐसे में कूटनीतिक रिश्ते और आर्थिक हितों की भूमिका तो अहम रहेगी ही। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध के वक्त दुनिया की तस्वीर कुछ ऐसी होगी। नीले रंग में दिख रहे देश एक तरफ होंगे, यानी कि तुर्की, अमेरिका और उनसे जुड़े 28 देश, जिसमें पूरा यूरोप शामिल है। वो जंग का इस्लाम विरोधी ध्रुव बनाएंगे। दुनिया भर की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इस मोर्चे में 80 से ज्यादा देश शामिल हो जाएंगे। लाल रंग में दिख रहे देश दूसरी तरफ होंगे, यानी रूस, उसका सहयोगी ईरान, चीन होंगे। इस दूसरे मोर्चे में जॉर्डन और अफगानिस्तान भी रूस का साथ दे सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इस मोर्चे में 70 से ज्यादा देश शामिल होंगे। लेकिन दुनिया के नक्शे पर पीले रंग के जो हिस्से नजर आ रहे हैं वो इस जंग में शामिल होने से बचने की कोशिश करेंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। स्विट्जरलैंड और स्वीडन समेत जंग से बाहर रहने की कोशिश करने वाले देशों की संख्या कुल 11 हुई। अब तक तो यही कयास लगाया जा रहा है, लेकिन जंग शुरू होने के बाद इस नक्शे में बदलाव आ सकते हैं। पहले दो विश्व युद्ध में भारत ब्रिटिश हुकूमत के इशारे पर विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार सूरत कुछ उलझी हुई है। रूस भारत का पुराना दोस्त है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत का सबसे ताकतवर साथी है अमेरिका। भारत के लिए इस बार फैसला लेना आसान तो कतई नहीं होगा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए यह जंग भारत से भी कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल बन सकती है। अमेरिका एक तरफ रूस के साथ मिलकर सीरिया में आईएस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस समर्थक बागियों के खिलाफ। ऐसे में अगर जंग रूस और तुर्की के आपसी झगड़े में शुरू होती है तो यह देखने वाली बात होगी कि अमेरिका का रुख क्या होता है।